वो इम्पैक्ट्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से ग्रोथ हो सकती है। बजट की जो पॉजिटिविटी है वो ऑब्वियसली ग्रोथ की साइड पे देखी जाती है। अगर कोई भी चीज़ ग्रो करते हुए दिखाई दे रही है, खासकर अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो यहाँ पे ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। तो बजट ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट से काफ़ी हद तक वाइप आउट हो गए थे और रियल इस्टेट के अंदर चले गए थे, तो वो एक टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया है रियल इस्टेट के ऊपर, जिसमें उनको 20% टैक्स इम्प्लीमेंट होगा सेकंड ओनर को, फर्स्ट ओनर को नहीं। तो ये अगर जाहिर सी बात है जब इतना टैक्स होगा तो ये एक कम बैक होगा रियल इस्टेट के जो इन्वेस्टर्स थे उनका मार्केट के अंदर। तो दिस इज द गुड साइन स्टॉक मार्केट के लिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ सर्कुलर डेट के हवाले से गवर्नमेंट ने जो रेगुलेटरी ड्यूटीज इम्पोज की हैं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर जिससे जो इंडिजिनस यानी कि पाकिस्तान की लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट मिले, तो ये भी एक गुड साइन होगा कि लोकल डिमांड लोकल इंडस्ट्रीज ही फुलफिल करें। और साथ साथ उनको इंसेंटिव इस इन सेंस दिया गया है कि जो हमारी इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं या इंपोर्ट बेस्ड आइटम्स हैं उन पे जो है वो आरडी लगा दी गई है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ सेक्टर वाइज परफॉर्मेंसेस डिस्कस करेंगे जिसके इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब मेहर साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद तवाब साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो खालिद तवाब साहब, आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, बजट फिस्कल ईयर 2023 क्या चीज़ सबसे ज़्यादा फोकस्ड रही है और इसके इम्पैक्ट्स कैसे आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लोग की एक्सपेक्टेशन ये थी या लोगों ने जो तस्वुर किया हुआ था कि ये बड़ा हार्श बजट होगा और पता नहीं क्या कुछ होने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल में तो जो कुछ होना था वो बजट से पहले हो चुका था। मेनली स्पेशली द ऑयल प्राइजेस, उसके अलावा गैस के प्राइजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो चीज़ें उस तरह से हो गई थी। लेकिन इस बजट में दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी मेरा ख्याल है उसको दोबारा से इनको गौर करना चाहिए। इसमें जो इन्होंने डेवलपमेंट PSG पे रखा है 727 बिलियन, ये अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पॉइंट ये है कि जहाँ बजट जो है वो कम होना शुरू होता है, किसी सेक्टर से भी पैसे पूरे नहीं होते, तो वो PSG को कट करके वो वहाँ पैसे लगा देते हैं और वो वहीं की वहीं चीज़ें उसी तरह रह जाती हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आज से 10 साल से चल रहे हैं जो बड़े ज़रूरी हैं, शायद इससे भी, लेकिन वो हर दफ़ा PSG में पैसे रखे जाते हैं, लेकिन जब शॉर्टेज होती है तो उन प्रोजेक्ट को स्टैंड करके वो उस तरह से बढ़ा दिया जाता है। आपने बात करी भी स्टॉक एक्सचेंज जो आज बड़ा गिरा है 11.7। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो इन्होंने की हैं जो मेरे ख्याल है दोबारा रिकन्सिडर करना चाहिए। एक तो ये कि पहले ये टैक्स क्रेडिट रेट थे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स के ऊपर और दूसरे इंश्योरेंस के ऊपर, वो इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये बड़ा अच्छा होता था कि टैक्स के लिए मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं जो टैक्स स्लैब के एक हाईएस्ट लेवल पे आती थी वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ लगाती थी और वो इंश्योर करती। दैट वाज अ वेरी गुड इंसेंटिव फॉर द टैक्सेशन पर्पज कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएं, लेकिन वो इन्होंने गवर्नमेंट ने वो ख़त्म कर दिया। एक और अच्छा इन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम किया है, वो ADRC को जो है वो इन्होंने एक्टिव किया है। अब गवर्नमेंट के अपने बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो इस वक्त अदालतों में केसेस चल रहे हैं, सब चीज़ें। मैं समझता हूँ अगर इसको ये प्रॉपर तरीके से हैंडल करें तो शायद वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाए और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आ जाए जो इनका फंसा हुआ है, प्लस ये जो कारोबारी तबका है, सनतकार है, उन पे जो तलवार है वो भी ख़त्म होगी और इससे एक एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। फिर इन्होंने एक अच्छा या बुरा खेलने कि अब इन्होंने नादरा को लिंक किया है FBR के साथ। सर ये अच्छा ही होगा ना वैसे पाकिस्तान के लिए। वो जो टैक्स पेयर है उनके लिए तो बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स नेटवर्क में नहीं है, वो शायद उनके लिए अब ये इश्यूज आएंगे। उसके अलावा इस बजट में जो इन्होंने फिक्स टैक्सेशन किया है छोटे दुकानदारों के लिए, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है। एक बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, फिक्स टैक्स करें और इनको एक सर्टिफिकेट इशू करें, वो अपनी दुकान पे लगाएं ताकि कोई टैक्स वाला जो है वो उस दुकान में दाखिल ना हो, बल्कि वो फिक्स टैक्स। हमने काफ़ी दफ़ा ये बातें करी भी थी पिछले 10 साल से, हम 8 साल से हमारे प्रीवियस प्रोग्राम्स में होती रही हैं। जी, हम ये बहुत करते हैं। मेरे ख्याल है ये इन्होंने अच्छा किया।
लोग आ जाएंगे, आज 10,000 देंगे, अगले साल 12 या 13 देंगे, तो इस तरह आपके एसएससीज भी बढ़ेंगे और टैक्स जो है वो कलेक्शन जो है वो भी काफ़ी बेहतर होगी इसके अंदर। तो ये इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैं समझता हूँ इन्होंने जो एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया है मुख्तलिफ मशीनरी के ऊपर, ट्रैक्टर्स के ऊपर, सब के ऊपर इन्होंने सेल टैक्स जो है वो अब हटा लिया है इस बजट में। तो इससे हमारा टैक्स एग्रीकल्चर से बेहतर हो जाएगा। सीड्स जो है उसमें भी काफ़ी बेहतरी आएगी, वरना देखिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अभी सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। और ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमको अपने एग्रीकल्चर पे मेनली फोकस करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये इन्होंने अच्छा किया और लोकल ट्रैक्टर्स वगैरह भी बन रहे हैं, तो वो चीज़ें बेहतर हैं। इसके साथ साथ जो इन्होंने बड़ी गाड़ियों पर टैक्स लगाया है, देखिए बड़ा जुल्म है। आपने नहीं, आपने जो $4.25 अरब की पूरी बात कर लेना तो इस वजह से आपने $4.25 अरब की गाड़ियाँ और स्पेयर पार्ट्स मंगाए लास्ट ईयर। $1.5 बिलियन की आपने मोबाइल सेट जो है वो इंपोर्ट किए। हम $1-2 बिलियन के लिए दुनिया भर में जाके भीख मांग रहे हैं। इन बड़ी गाड़ियों के बगैर भी हमारा गुजारा था। फिर इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि आपके ऑयल कंजम्पशन बढ़ रही है। क्यों नहीं रोका गया ये? आई डोंट नो, ये शायद इनका लोकल टैक्सेस में था कि जी हमें रेवेन्यू मिल जाता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो बड़ा, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो गया। हम इसमें नुकसान जी, फॉरेन रिजर्व तो अपनी जगह पर है, हमारे उसकी वजह से हमारा ये खराब हुआ। प्लस अब जो आने वाले सालों में हम जो फ्यूल मंगाएंगे, पेट्रोल इंपोर्ट करेंगे बड़ी गाड़ियों में। देखिए मैं ये समझता हूँ बड़ा क्लियर कट कि जो हमारा वाला तबका है, बिजनेस कम्युनिटी और दूसरे लोग, इनको ज़्यादा टैक्सेशन करना चाहिए, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं तो मीटिंगों में काफ़ी दफ़ा ये भी सजेस्ट किया कि आप पेट्रोल के रेट की भी 2 स्लैब कर दें। एक जो लोग मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाते हैं या 800 सीसी तक की गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं उनके रेट और हों, और जो बड़ी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं उनको रेट को बढ़ा दें। करप्शन के डोर्स ओपन हो जाते हैं वो पेट्रोल कंपनी। जब आप मुख्तलिफ कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड है, बेनज़ीर कार्ड है, फलां कार्ड है, तो आप मोटरसाइकिल को ये कार्ड ऐसे इशू करें ताकि वो उनकी ज़िंदगी आसान हो। देखिए हमें इस मुल्क के अंदर गरीब लोगों की जो वो है, वो जब आप सारे कार्ड इशू कर सकते हैं, नादरा बेस आप कर रहे हैं, नादरा बेस करके आप गरीब लोगों के लिए पेट्रोल का कार्ड बना दें कि जी मोटरसाइकिल का एक बजाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी देने के 2,000 रुपये आप दे रहे हैं, वो 2,000 रुपये काफ़ी नहीं है। हर इंसान इतने काफी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। आप पेट्रोल को डायरेक्ट सब्सिडी दें ना उनको कि ये, और बड़े और सब्सिडी इस तरह ना दे, बल्कि जो बड़े लोग हैं बड़ी गाड़ी उनसे ज़्यादा चार्ज करें आप, ताकि वो बराबर हो जाए और गवर्नमेंट को पैसे देने की जरूरत ना पड़े। डॉक्टर साहब से भी जो है उनका टेक लेते चलूं। डॉक्टर साहब, एक तरफ ये सब्सिडीज की इन्होंने बात की, तो आईएमएफ की कंडीशन में हम सब्सिडीज दे ही नहीं सकते, वी आर नॉट अलाउड टू गिव एनी सब्सिडी, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ तरीके से, किसी ना किसी तरीके से वे आउट, इंसेंटिव देने के लिए उन पुअर स्टेटर के लिए हम निकाल लेते हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से उनका ख्याल रखा जाए, उनको लेफ्ट आउट ना किया जाए। नंबर 1 एंड नंबर 2, सैलरी स्लैब्स भी बनाए गए हैं इस बार टैक्स के लिए, वो भी बताइए प्लीज। स्लैब्स पहले भी कम किए गए हैं और बेनिफिट दिया गया है कम सैलरी वालों को। अच्छा नताशा, देखिए इसमें इस बजट में जो खास चीज़ है ना, जो जिसको हमें कंसिडर करना होगा कि ये पाकिस्तान की इंटायर हिस्ट्री में ये बजट जिस वक्त आया है, तो 2 ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं फेस करनी पड़ी। एक तो ये कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत डेड लेवल तक आ चुके थे और आईएमएफ जो उसको रेस्क्यू करने आता है, आईएमएफ की तरफ से नेगोशिएशन जो थी वो अभी नेगोशिएशन हो रही थी, नेगोशिएशन हुई नहीं थी, नेगोशिएशन चल रही थी, तो उस वक्त ये बजट उस वक्त आया है। दूसरी चीज़ ये कि ये स्टेट बैंक के ऑटोनॉमी के बाद पहला बजट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो जो आप स्टेट बैंक से फाइनेंसिंग करते थे ना, नई करेंसी प्रिंट हो रही है, मनी सप्लाई, वो नहीं होगी, वो ऑप्शन, वो जीरो है। बजट डॉक्यूमेंट देखें, वो जीरो लिखा हुआ है उसमें। तो उसके बाद ये पहला बजट है, तो वो चीजें उसके उन 2 लिमिटेशन के। अच्छा, इतने टफ टास्क के अंदर हमें जो ये बजट दिया गया है, तो आप समझते हैं कि इतना ही हो सकता था, इससे बढ़ के कुछ हो सकता था? मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा अकोमोडेट कर लिया है इस तरह की सूरत हाल में, जिस तरह से अकोमोडेट किया है। और जैसे तवाब साहब कह रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग, ये लोग समझ रहे थे बहुत सख्त बजट होगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अकोमोडेट किया गया है। और दूसरी एक बड़ी अहम बात है, देखिए लोग, मैं 2 दिन से 3 दिन से मैं जो तज्जिए देख रहा हूँ चैनल्स पर और लोगों को देख रहा हूँ, कमेंट्स जो लोग कर रहे होते हैं ज़्यादातर, वो या तो बजट स्पीच को सुन के कर रहे होते हैं कि बजट स्पीच में ये था, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2 पेज के सेलिएंट फ्यूचर ऑफ बजट पब्लिश कर देती है, वो तमाम प्रेस के पास आ जाता है
उस पे कमेंट्स उस कर पे रहे होते हैं, critics, हाँ। बजट डॉक्यूमेंट्स पे नहीं, इनको नहीं देख रहे होते। बजट डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद कंक्लूजन दिया जा सकता है। उसको अगर आप ये तो सर अलमिया हो गया है ना, फिर ये हमारी पूरी कॉम का ही थोड़ा सा ये भी उसके एजुकेट बगैर करने की सही जरूरत पूरी है। पिक्चर क्लियर नहीं होती। अच्छा, उसमें देखा जाए तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो चीज़ें उसमें दो चीज़ें मुझे क्लिक कर रही हैं। पहली चीज़ ये कि इस बजट स्पीच में और डॉक्यूमेंट्स को जब देखा जाए तो एक जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ नज़र आई वो ये कि जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में जो 4 पॉइंट्स स्ट्रैटेजी दी गई थी कि हम नॉन प्रोडक्टिव एसेट से प्रोडक्टिव पे लाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बजाय डायरेक्ट टैक्सेस पे Direct फोकस taxes पे। करेंगे, वो जो स्पीच में था वो डॉक्यूमेंट्स में रिफ्लेक्ट हुआ है। अगरचे अभी भी 62% हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ही करेक्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन वो रिफ्लेक्ट हुआ है। जो एक चीज़ स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के बाद जो चीज़ नेगेटिव सी नज़र आई, जो खतरनाक हो सकती है, बाद में प्रॉब्लम इंडस्ट्री को हो सकती है, वो ये कि जो टोटल डेफिसिट हुआ है, जो टोटल डेफिसिट हुआ है 5.5 का, उसमें कोई 2.4 के करीब 2.4 ट्रिलियन के करीब जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी, अच्छा। वो डोमेस्टिक सोर्सेज से यानी बैंक्स के जरिए या बॉन्ड्स के जरिए डोमेस्टिकली, बाहर नहीं, अब्रॉड से नहीं, वहीं से फाइनेंस की जाएगी। इतनी बड़ी फाइनेंसिंग कमर्शियल बैंक से या डोमेस्टिक मार्केट से लेने का मतलब ये होगा कि स्टॉक मार्केट पे फिर उसका नेगेटिव असर आ सकता है, इसलिए कि Right. वो पैसा तो इंडस्ट्री में जाना है ना। बैंक्स का पैसा बैंक गवर्नमेंट के पास नहीं जाना चाहिए डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए। बैंक्स का पैसा या पब्लिक की सेविंग्स को इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होना चाहिए। वो एक फिगर बड़ा है, लेकिन वो वजह बड़ी क्लियर है। एक्सटर्नल बोरोइंग इस वक्त बहुत मुश्किल है, आप अब्रॉड बोरोइंग बहुत मुश्किल है इस वक्त, जो हालात जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑटोनोमस हो चुका है, अब स्टेट बैंक वाली बोरोइंग की फैसिलिटी नहीं है, तो फाइनेंसिंग यहीं से होनी थी। वो एक बड़ा फिगर है, जो हिस्टोरिकली बड़ा फिगर है। कभी इतना बड़ा फिगर जो होता है 2.4 ट्रिलियन, कभी बजट में इतना बड़ा डोमेस्टिक फाइनेंसिंग नहीं थी। राइट, तो आप समझते हैं कि ये थोड़ा सा आपको दिखता है कि यहाँ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन या इन्वेस्टमेंट पे इसका इम्पैक्ट आ तो आप सकता सब है। यू वांट टू ऐड मेरे ख्याल है इन्होंने बड़ी अच्छी निशानदेही की है। देखिए, इसमें जो आपने पहले तो गवर्नमेंट ने मांग कर रखा था कि आपको इतने % कंपलसरी आप प्राइवेट सेक्टर को या इंडस्ट्री को फाइनेंस करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब है इसमें भी कुछ चेंज आया है, और ये 2.4 ट्रिलियन का मतलब है अब नया पैसा जो है वो इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा, और जब इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो एज एक्सपेक्टेड वो पूरी नहीं हो पाएगी। प्लस ये कि इसमें ऑल्दो इसका बजट ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चले गए, अब तकरीबन बेस रेट कर दिया 13.75, और बैंक के ऐड करने के बाद 2 या 3%, ये 16-17% पे सर्वाइवल जो है वो एक आम इंडस्ट्री की मुश्किल होगी। आपने अपने इंट्रो में कहा कि इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा है कि आरडी जो है वो उन्होंने लगाई। देखिए, मैं यहाँ आपको बताऊँ, रेगुलेटरी ड्यूटी से कभी नई इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडस्ट्री में नहीं आती उस पर्टिकुलर के लिए, क्योंकि आरडी जो होती है वो टेम्प्रेरी फेज़ होता है, जो हर साल बजट पे या तो इसको रिव्यू करें, और इंडस्ट्री लगाने के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए होती है। तो बजाय इसके कि बजाय आरडी के ये अगर ये रेगुलर ड्यूटी में रखते हैं ना इसको, जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर है, आरडी की ना कहें इसको ड्यूटी में जम करते तो वो, और ये एश्योरेंस देते हैं कि जी 4 साल 5 साल 3 साल जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ द ड्यूटी यही रहेगा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को नज़र आएगा। देखिए, हमारे यहाँ में बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो पिछले कई सालों से चल रही हैं, और जिसमें मैं मिसाल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इन्होंने डिलीशन प्रोग्राम दिया, आज तक पूरा नहीं कर पाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ उन चीज़ों को फोकस करें। हमारे कितने प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम पिछले 5-6 साल से चल रहा है, पिछली गवर्नमेंट भी लेके चलते रहे। 500 या 600 बिलियन का आज हर साल नुकसान होता है, और अभी तक उन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया। मेन चीज़ आप समझते हैं एग्रीकल्चर पे फोकस करना, जिसकी ग्रोथ भी टारगेट की गई है, वो मैं अभी आगे चल के आपसे डिस्कस करूंगी, तो आप उसके ऊपर प्लीज़ बताइए कि एग्रीकल्चर, क्योंकि पूरी दुनिया में एक फूड इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई है, क्योंकि फूड क्राइसिस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें अगर पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को इंसेंटिव दिया जाए और एग्रीकल्चर को किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई वजह से जो बूस्ट अप किया जाए, वो कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मेरे ख्याल है इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। पूरे मुल्क की हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश ये होगी कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट किया जाए, लेकिन हमारे इस वक्त बड़े प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम वाटर शॉर्टेज का है। अगर आप ये देख रही हो तो इस वक्त पूरा सुबह सिंध जो है वो शोर मचा रहा है कि जी हमें जो हमारे रिक्वायर्ड पानी है उसमें से 30% मिल रहा है, 70% जो है वो नहीं मिल रहा। तो और
फिर वही बात कि जो पिछले हमारे को डैम नहीं बने हुए, ये एक ग्लोबल वार्मिंग भी आ रही है, आप एक ग्लेशियर से पानी भी निकलेगा, लेकिन जो पानी भी आएगा हम समुद्र में चला जाएगा। तो हमारे पास Waste हो जाएगा। अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो उसके स्टोरेज के लिए चाहिए, जो हमारे पास आज कोई कैपेसिटी नहीं है। तो लेकिन वी नीड सम लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्री हो, अब ये फौरी तौर पे तो मिसाक़ मईशत सारे लोग मिल बैठ के शायद कि इसको क्रेडिट चला जाएगा, उसको क्रेडिट चला जाएगा। अब नए इलेक्शन होने वाले जब भी हों, तो वो जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट आई है 3 महीने के लिए, उसमें बैठ के सारी गवर्नमेंट सारे पार्टीज बैठे और वैसे एक तो अभी भी तो सारे पार्टीज एक साथ ही दिखाई देते हैं ना, सिर्फ नहीं, एक पार्टी को छोड़ के। तो नहीं, वो भी एक मेजर पार्टी है ना जी। उसको आप अगर वो साइन नहीं करती और कल वो बरतरफगार आती है तो वो भी यूजलेस हो जाएगा। लिहाजा सबको सर ऑन उनको बोर्ड टाइम लेके, दिया तो गया था, फिर ये गलत डिबेट हो जाएगी। नहीं वो सबको ऑन बोर्ड लेके, राइट। ताकि कि कोई ये ना कह सके वो क्रेडिट वो वाली पार्टी ले सके। सब मिल बैठ के एक मिसाक़ मईशत साइन करें 10 ईयर्स 15 ईयर्स के पॉलिसी के ऊपर, उसमें इंडस्ट्री की पॉलिसी भी बनाए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी बनाए और एग्रीकल्चर पॉलिसी भी बनाए। इस तरह तो गुजारा हो सकता है, वरना ये मुल्क के लिए इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट आए कोई गवर्नमेंट जाए, लेकिन वो पॉलिसीज जो है वो चेंज ना कर पाए। पॉलिसीज चेंज नहीं होनी चाहिए सर, वेरी राइट। डॉक्टर साहब प्लीज इसके ऊपर कमेंट करेंगे। दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा मतलब आपसे अपनी बातों में। एक तो ये बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ कि रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए थी, उसको आप नॉर्मल रेजिम में रखते। रेगुलेटरी ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये दो ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिसके लिए बजट में तो इन्होंने कर दिया है अनाउंस, इन दोनों को WTO को भी फेस करना पड़ेगा। इन दोनों में WTO को हमारे फेस करना कुछ पड़ेगा। ट्रेड एग्रीमेंट्स होते जी हैं जी जी जिसकी बिल्कुल। वजह से बड़े आप नॉर्मल ड्यूटी बढ़ाते वो अलग काम चीज़ थी, लेकिन ये इन दो में तो आपको WTO को भी WTO पूछ सकता है आप कोई आपका जो जहाँ से आप इम्पोर्ट कर रहे थे वो फेस करना होगा। तो वो एक चीज़ है। दूसरा एग्रीकल्चर पर आप देखें, बात यह है कि जब सब्सिडीज़ की बात होती है ना, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ। देखिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ 25% ऑफ टोटल बजट सब्सिडीज़ में जाता है, 25% ऑफ टोटल बजट। बांग्लादेश में 35%, जो यूरोपियन यूनियन और USA है वहाँ तो अराउंड 50% हो जाता है। अच्छा। और वो जर्नलाइज सब्सिडीज़ होती हैं, टारगेटेड भी नहीं होती। हमें इससे दो तरह का नुकसान हो रहा है। एक तो हमारा टोटल जो सब्सिडीज़ का साइज़ है ना टोटल बजट में, वो लेस देन 8% है, लेस देन 8%। दिस टाइम या एवरी टाइम? हमेशा से ऐसा रहा है, हमेशा से ऐसा रहा है, हमेशा से ऐसा रहा है। मतलब हमेशा से मुराद ये कि 10-20 साल की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, अब 8% से भी IMF कह रहा है, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है, उसको ऑन करना है ना। जिसने भी एग्रीमेंट किया पार्टी ने भी, जो हुकूमत में होगा उसको ऑन करना पड़ेगा। तो 8% से कम मजीद करने की बात की जाती है। एक तो ये कि जब उसको कम करने की बात की जाएगी, डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन तो होगा। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, आप सुनते होंगे कि किसान ने अपनी फसल को आग लगा दी, कॉटन की प्रोडक्शन आपकी कम हो गई, वीट की प्रोडक्शन कम हो गई। जब इन्फ्लेशन की बात होती है तो हम कंज्यूमर का मौक़िफ़ सुनते हैं, कंज्यूमर का। प्रोड्यूसर का भी एक मौक़िफ़ होता है, चाहे वो इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर हो, मैन्युफैक्चरिंग का, चाहे एग्रीकल्चर का। उसको कॉस्ट कितने में पड़ रही है वो भी देखना होता है। सब्सिडीज़ नेबर कंट्रीज़ में फार्मर्स इंटरनेशनल मार्केट में, राइस में हमारा कंपटीटर है, वो उस प्राइस पे बड़ी आसानी से सेल कर सकते हैं जिस पे हमारा ग्रोवर नहीं प्रोड्यूस कर सकता, इसलिए कि वो सब्सिडाइज है। इंडिया ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा था, 2013 या 14 की बात है। उनके फिर फॉरेक्स रिजर्व्स, उनकी इकोनॉमी IMF से नहीं, उनको IMF को फेस नहीं करना, उनको IMF को फेस नहीं करना, यही रीज़न है। लेकिन जब डिप्टीज़ की WTO में बात हुई थी कि इस पे सब्सिडीज ना दी जाए, इंडिया ने बड़ा क्लियर कट स्टैंड लिया था कि हम WTO को छोड़ सकते हैं। बड़ा क्लियरली 2013 या 14 में बाले में मीटिंग हुई थी, उसमें बड़ा क्लियर स्टैंड लिया था। हम मजबूर हैं क्योंकि हमारा IMF से एक एग्रीमेंट है, कंडीशनलिटीज़ हैं, हम सब्सिडीज़ को कम किए जा रहे हैं। ख़ासतौर पे एग्रीकल्चर में जो हो रहा है, वो एग्रीकल्चर से फिर इंडस्ट्री का ग्रोथ का भी ताल्लुक है ना। टेक्सटाइल का है, टोबैको इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, वो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है ना उनका, वो हम कम्पीट नहीं कर सकते। सब्सिडीज़ हम कम किए जा रहे हैं। सब्सिडीज़ मज़ीद मैं नहीं समझता कि कम करनी चाहिए। स्ट्रैटेजिकली ये अच्छा पॉइंट नहीं होगा, लेकिन जो एग्रीमेंट हो चुका है इस दफ़ा, उसको ऑन करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एग्रीमेंट अपना किया हो उसको ऑन ना किया हो, सिवाय 6 महीने को छोड़। कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो गवर्नमेंट का काम है देना।
गैस, बिजली, पानी, कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम कई सालों से इसी में रो रहे हैं कि जी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें। बड़े अच्छे एरिया सिंध में डेवलप किए, लैंड बड़ी अच्छी डेवलप हो गई, सारी चीज़ें डेवलप हो गई। मैं खुद भी गया, मैं देख के आया 2 जगह, लेकिन वहाँ ना बिजली है ना पानी है, तो उसके बगैर इंडस्ट्री कैसे, ना गैस है, इंडस्ट्री कैसे लगेगी। तो लिहाजा वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ बैठे, टेक्सटाइल सिटी एक बना रहे थे कराची के साथ, उसके बाद वो बड़े पैसे खर्च हुए, अरबों रुपए खर्च हुआ, उसके बाद वो प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया। लैंड डेवलप हो गई और लैंड डेवलपमेंट के बाद वो ख़त्म हो गया। वो ज़मीनी जो है वो 8-10 टाइम्स हो गई है, तो और गवर्नमेंट ने अपना वो टेक्सटाइल सिटी का प्रोग्राम भी ख़त्म कर दिया, तो इससे ज़ीरो। तो वो चीज़ें जो है एक ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं जिससे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आए, लोगों को एक एतमाद बहाल हो। जब तक एतमाद बहाल नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट जो है इस मुल्क में नहीं आएंगी। आप देखिए हमारी FDI जो है वो गिरी है, राइट डॉक्टर साहब? हमारी कम हुई है, काफ़ी कम हुई है। और शायद मेरा ख्याल लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर वो वाहिद साल था जहां हमारा लार्ज LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी माइनस में गया। डॉक्टर साहब से कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ दिखाई देता है, SMEs का कितना रोल दिखाई देता है, साथ साथ अगर थोड़ा सा गुफ्तगू को कंक्लूड किया जाए तो आप समझते हैं कि जो अभी सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं तो फर्दर उन्हीं को इंसेंटिव देना चाहिए? नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि उन्हीं को देना चाहिए, अब नए सेक्टर्स को आना चाहिए। जैसे IT की बात है, IT को पूरी दुनिया में सर्विसेज को हमें प्रमोट करना चाहिए। लेकिन देखिए एक चीज़ जो आ रही है ना प्राइवेट सेक्टर का, आपने भी क्वेश्चन किया था, और मिसाक मईशत की बात होती है। मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी 1-2 दफ़ा कह चुका हूँ ये बात कि देखिए 2005 में जो लेजिस्लेट हुआ था ना हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साइन थे जी। उसमें था कि कितना डेट ले सकते हैं, कितने नए नोट छाप सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट कितना हो सकता है, आउटस्टैंडिंग डेट कितना हो सकता है, सबके साइन थे। वो डेट, वो लेजिस्लेशन तो मौजूद है, वो कैंसिल तो नहीं हुआ ना, ख़त्म तो नहीं हुआ ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उस पर मिसाक मईशत था वो। अच्छा, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर जो मेन मतलब इकोनॉमी, आपने बार बार कहने का जिक्र किया कि बार बार आपके प्रोग्राम में आपने फिक्स टैक्स रिजीम का बहुत जिक्र किया था बार बार, और वो इम्प्लीमेंट हो गया, वो हुआ है बिल्कुल। नहीं, वो अच्छा हुआ है, वो अच्छा हुआ है, फर्क पड़ता है। हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं ना नेशन के लिए, हमारा मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं, रिकमेंडेशन देना है। अच्छा, इसी तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट 2017 फरवरी में लेजिस्लेट हुआ। आई एम सॉरी, उसके जितने पैरामीटर्स हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह से उसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स डाले गए हैं, उसको आप देखें, वो कोई प्राइवेट इन्वेस्टर वहां जाकर के डरेगा वहां जाते हुए, जितनी उसको जवाबदेही उसकी है उसकी। तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं, ये भी तो मिसाक में प्राइवेट है। तो आप नहीं समझते कि इसको थोड़ा दोबारा रिव्यू कर लिया जाए? अच्छा, तीसरी, खालिद साहब ने भी एक एग्जांपल दी, मैं ऐसी 100 एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। देखें, 2-3 बड़ी मेन चीज़ें हैं। टेक्सटाइल विजन 2000 में आया था, कहा गया था कि गवर्नमेंट रिसर्च करेगी, यील्ड बढ़ाएगी और 15 मिलियन बेल्स प्रोवाइड करेगी टेक्सटाइल सेक्टर को। वो 15 मिलियन बेल जब 12 थी, आज 8 हो गई हैं। और उसके कहने पे प्राइवेट सेक्टर ने $3.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी थी स्पेंडर्स में और अपने रूटर्स वगैरह में, उन्होंने वीविंग में और स्पिनिंग में वो इन्वेस्टमेंट कर दी गई थी। CNG का सबको पता है, CNG का मसला, इंसेंटिव दिए गए बैंक्स को, लीजिंग कंपनी को कि CNG किट के लिए रियायती सब्सिडाइज लीजिंग करें, CNG स्टेशन लगवाए गए। जब वहाँ इन्वेस्टमेंट करा दी गई तो बताया गया CNG की तो शॉर्टेज है, राइट। तो सर ये ऐसे इंसेंटिव्स या ऐसे जब आपके हम कह सकते हैं डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं, तो उस वक्त क्यों सबसे मिल बैठकर पूछा नहीं जाता? उसी वक्त बैठना चाहिए, उसी वक्त बैठना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। चलिए जी, मजीद गुफ्तगू को जारी रखते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,38,200 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,18,490 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पनाउस $1,855.54, ऑयल WTI पर बैरल 118.5, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 119.9। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 212.5, सेलिंग वाज 214.5। यूके पाउंड बाइंग रही 250 रुपीज, सेलिंग वाज 252.5। US डॉलर बाइंग रही 203 रुपीज, सेलिंग वाज 205 रुपीज। चाइनीज यॉन बाइंग रही 28.55, सेलिंग वाज 28.8।
Nextly, Saudi Riyal buying rahi 53.85, selling was 54.6. UAE Dirham buying at 55.5, selling was 56.3. Kuwait Dinar buying rahi 656.48, selling was 661.48. And lastly, Omani Riyal buying rahi 525.09, selling was 529.59. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट. डॉलर प्राइसेस हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर 200 के करीब पॉइंट जो है वो पॉज होते हुए, या फिर हम कह सकते हैं कि एक वैल्यूएशन देखी जा रही है. साथ साथ अगर गोल्ड प्राइसेस की बात की जाए तो पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पे गोल्ड प्राइसेस दिखाई देते हैं. इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि डॉलर भी यहाँ पे स्ट्रांग है. वैल्यूएशन काफ़ी हद तक जो है वो स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है करेंसी की डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से. साथ साथ जो इंसेंटिव्स या जो मार्केट में चीज़ें जो है वो बात हो रही है, रूमर्स का भी एक हाथ हम कह सकते हैं कि ये भी इन्फ्लेशन को ज़्यादा पुशअप करते हुए दिखाई देता है. तवाब साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर महर साहब भी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं. तवाब साहब प्लीज़ ये बताइएगा कि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में ही एक बढ़ता हुआ फिनोमेना दिखाई दे रहा है. साथ साथ इसे कंट्रोल करना या फिर कंट्रोल होता हुआ ये कहीं से भी दिखाई देगा आने वाले दिनों में? मेरे ख्याल जब तक ये क्राइसिस हैं, स्पेशली अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी वजह, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि रशिया और यूक्रेन की जो ये लड़ाई है, ये एक बेसिकली पूरे वर्ल्ड में एक इन्फ्लेशन की एक बहुत बड़ी वजह है. होपफुली ये जल्दी ख़त्म हो जाए, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही कि जल्दी ख़त्म हो, तो हम ये समझें कि 2-4-6 महीने में ये इन्फ्लेशन जो है ये नीचे आ जाएगा, इवन ये कंट्रोल हो जाएगा. मेरे ख्याल है ये फर्दर बढ़ेगा. हमारे मुल्क के हिसाब से हमारी जो एक्सपोर्ट है और जो दूसरी चीज़ें हैं, अगर हमारा यूरोप में फर्दर इन्फ्लेशन बढ़ा तो जो हमें इन मुल्कों से, यूरोप से और अमेरिका से GSP मिला हुआ हमारे एक्सपोर्ट के लिए, मुझे वो भी बड़ा एक अलार्मिंग नज़र आ रहा है. क्योंकि जैसे उनका इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो फौरी तौर पर हमारे से GSP जो है वो भी ख़त्म कर देंगे. तो इंटरनेशनल फोकस में पूरे दुनिया के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है. चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है जिस तरह से हम इसको लाइटली ले रहे हैं, मतलब समझना चाह रहे हैं या आंखें बंद कर रहे हैं. मेरे ख्याल है इंटरनेशनली बड़ा एक बुरहान है. राइट, बुरहान दिखाई देता है. डॉक्टर साहब प्लीज़ ये बताइए कि थोड़ा सा बीइंग अ नेशन, ऐसा होता है जब घर के अंदर कोई परेशानी आती है सब घर वाले एक पेज पे आ जाते हैं, मुत्तफिक होकर जो है वो फैसले करते हैं. आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में भी थोड़ी सी यही एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए बीइंग अ नेशन, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा फिल्थ भी क्रिएट हो गया, थोड़ा सा एक डिमोरलाइजेशन भी. बात करते हैं ना, इसमें हम इकट्ठे बैठने की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये बात करते हैं, इकट्ठे बैठने से मुराद लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा बिठाया जाए. इकोनॉमिक स्टेक होल्डर जो है ना, उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, उसमें आप जो फेडरेशन के यूनिट्स हैं उनको भी साथ बिठाएं. और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी 96-7% इकॉनमी प्राइवेट सेक्टर की है. आपको प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रियल्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, इन्वेस्टर्स को, इकॉनमी तो उन्होंने रन करनी है ना, तो उनको भी साथ बिठाना होगा, फिर पॉलिसीज़ बनाई जाएँ. और दूसरा, आपने इन्फ्लेशन का देखें सवाल किया था, पाकिस्तान में इसलिए अहम है इस लिहाज से कि ग्लोबल फिनोमेना तो है वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में उस जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ती हैं पाकिस्तान में इम्पैक्ट आता है, ऑयल प्राइस का जैसे है. लेकिन जब आपका रुपी डिप्रिसिएट करता है तो फर्दर इफेक्ट आता है. तीसरा जो है, जब IMF की कंडीशन भी हैं, सब्सिडीज़ ख़त्म करें, GST बढ़ाएं तो भी इन्फ्लेशन क्रिएट होगा. तो वो तो 2-3 चीज़ों के इफेक्ट आ रहे हैं ना. और इस गुज़िश्ता 3-4 साल में जो एक फिनोमेना डेवलप हुआ है, जो इन्फ्लेशन हम रिपोर्ट करते हैं ना आमतौर पे मीडिया में, वो CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बेस पे होता है, जो हम रिपोर्ट नॉर्मली रिपोर्ट किया जाता है. वो 2018 में 3.9 था, जो अब 12-13% के दरमियान आ गया है. ये CPI है. लेकिन जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है ना, जिसमें फूड्स वगैरह और नेसेसरी चीज़ें शामिल हैं, फूड्स वगैरह जिसमें शामिल है, वो तो उस वक्त 2% से कम था और वो अब 17% के करीब आ गया है. वो खतरनाक इंडिकेटर है. इसके अगर आप बाइफरिकेट करें इसको, तो फूड इन्फ्लेशन जो है, जो सेंसिटिव प्राइस का इंडेक्स है. तो आप क्या समझते हैं कि पॉलिसी रेट मजीद आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? पॉलिसी रेट तो मतलब है इसको देखते हुए नहीं, मैं समझता हूँ पॉलिसी रेट बढ़ाने से बेहतर स्ट्रैटेजी होगी ये जो इन्फ्लेशन है, जिसको हम इकोनॉमिक में, आई एम सॉरी लेकिन मैं इकोनॉमिक की एक इस्तेलाह यूज़ कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. उसका मतलब ये होता है, ये इंटरेस्ट रेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये चीज़ की कॉस्ट बढ़ी है, उसका प्रोड्यूसर मजबूर हो गया है ज़्यादा देने पे, तो उसको कॉस्ट के ज़रिए रोका जाएगा. वो जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला होता है, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल होता है. वो उस वक्त होता है जब चीज़ों के, लोगों की जेब में पैसा हो और चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाए. ये जो इन्फ्लेशन है फूड प्राइसेस वाला, इसका लोगों की जेब में पैसे से की बात नहीं, वो तो नेसेसिटी है ना. उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, हमें उसकी सब्सिडाइज भी करना होगा, स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी होगी कि उसको लो कॉस्ट में वो प्रोड्यूस कर सके.
राइट चलें जी, तवाब साहब कोई सोल्यूशन आपको भी नजर आता है जो डॉक्टर साहब ने ये सोल्यूशन दिया, दिस इज द ओनली वे, कि यही सोल्यूशन मौजूद है? देखिए ये डेफिनेटली बहुत बड़ा सोल्यूशन है। इसके अलावा जो गैस के और उसके प्राइजेस हैं, ऑयल की वाटर की शॉर्टेज है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमें अगर ये चीज़ों को एड्रेस कर लें तो खुद ब खुद चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। और जो सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पॉइंट है हमारे इस मुल्क में, हमने अपने एग्रीकल्चर साइड में हील जो है वो आज तक तवज्जो नहीं दी, और जो हील हमें बढ़ा लेनी चाहिए थी। अभी डॉक्टर साहब ने इंडिया का जिक्र किया, तो एक ज़माने में इंडिया की और हमारी कॉटन प्रोडक्शन 14 मिलियन बेल्स जो है वो इक्वल थी। हम 8 पे आ गए, वो 60 पे चले गए। नाउ दिस इज़ द डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने अपनी हील बढ़ाई, उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज लेकर के आए, तवज्जो दी। हमने अपनी तवज्जो नहीं दी, हमने अपनी हील बढ़ाई नहीं, बल्कि हम कम से कम करते चले गए। सेम विद द राइस, सेम विद द कॉटन। हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये ऐसा है कि अगर आज आप तवज्जो दें तो एक आध फसल के बाद ही आपकी हील जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो डेट हैज़ टू बी एड्रेस्ड। डेट हैज़ टू बी एड्रेस। वेल, थैंक यू सो मच तवाब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिस्कशन की बजट के हवाले से, जिसमें काफ़ी जो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स है वो डिस्कस किए गए। कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट ओपिनियंस थे, और इट कैन बी हैंडल्ड, थोड़ा सा ओपिनियन होती है और उसको हैंडल किया जा सकता है। लेकिन आइडिया ये होना चाहिए कि जो डिलीवर हो रहा है, जो इस वक्त स्ट्रैटेजी दिखी जा रही है, उससे रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। दैट्स ऑल। इसी नोट पर वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।